हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आपको रिवीजन करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर द्वारा ब्रह्मास्त्र बेस शुरू किया गया है जीके जीएस के लिए। तो इसमें जो बायोलॉजी की थर्ड क्लास हुई है 3 अगस्त को, इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास। तो देखिए, आज का फर्स्ट पॉइंट है माइटोप्लास्ट। तो माइटोप्लास्ट किसे कहा जाता है? तो जो बाहरी झिल्ली रहित माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे माइटोप्लास्ट कहा जाता है। आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है, और अगर इसकी जो बाहरी झिल्ली है इसको हटा दिया जाए तो इसे माइटोप्लास्ट कहा जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज डी डवे द्वारा की गई थी, और ये जो है लाइसोसोम अपने शरीर में जो क्षतिग्रस्त डैमेज कोशिका होती है इसका पाचन करती है, और इसको कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइडेड बैग ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि ये जो अपने शरीर में क्षतिग्रस्त या डैमेज कोशिकाएं होती है उनको कवर करके उनको भी नष्ट करती है और साथ ही में खुद भी नष्ट हो जाती है। इसीलिए इसको कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं, और इसको कोशिका का सफाई कर्मी कहते हैं, क्योंकि ये जो डैमेज कोशिकाएं होती है उनकी सफाई करती है, मतलब पाचन करती है उनका। और इसको एटम बॉम्ब भी कहते हैं, क्योंकि ये जो डैमेज कोशिकाएं होती है उनको कवर करके एक एटम बॉम्ब की तरह फट जाती हैं, इसलिए इसको एटम बॉम्ब भी कहा जाता है। फिर देखिए अंतःप्रदैवी जालिका, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी खोज पोर्टर ने की थी, और इसको परिवहन अंग कहा जाता है क्योंकि ये पूरी कोशिका के अंदर फैला हुआ रहता है। इसके बाद देखिए परिवहन अंग जो ट्रांसपोर्ट ऑर्गन है, इसमें 2 प्रकार की यार होती है। एक तो होती है स्मूथ चिकनी और एक होती है रफ खुरदरी। तो देखिए जो स्मूथ होती है इसमें सतह पर राइबोसोम नहीं होता है, और ये जो है लिपिड वसा का निर्माण करती है। जो अपने शरीर में चर्बी होती है इसका निर्माण स्मूथ जो ईआर होती है ये करती है। और फिर देखिए जो रफ खुरदरी ईआर होती है, मतलब अंतःप्रदैवी जालिका, तो ये जो है इसकी सतह पर जो है राइबोसोम होता है, और ये राइबोसोम जो है प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। इसके बाद देखिए राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है इसको कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कहते हैं, और क्या है ये कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, सबसे स्मॉलेस्ट। फिर देखिए इसको पेलेट कण भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज पेलेट के द्वारा की गई थी, और ये झिल्ली रहित होता है। इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, और कोशिका का इंजन भी इसी को कहा जाता है। इसके बाद देखिए गोल्जी कोई। तो इसकी खोज कैमिलो गोल्जी द्वारा की गई थी, इसीलिए इसको गोल्जी कोई कहा जाता है। तो देखिए इसको जंतुओं में तो गोल्जी कोई कहा जाता है, लेकिन पादपों के अंदर इसको जो है डिक्टियोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम। इसके बाद देखिए ये जो है प्रमुख श्रवण अंग है, सिक्रेशन है, मतलब सिक्रेशन ऑर्गन है। तो ये जो है कोशिका के अंदर जो सेल होती है हमारी, इसके अंदर महत्वपूर्ण जो पदार्थ होते हैं इनको बाहर निकालने का कार्य करती है। नेक्स्ट है तारकाई। तो जो सेंट्रोसोम है इसकी खोज जो है बोवेरी द्वारा की गई थी, और इसके अंदर देखिए ये उपस्थित होता है केवल जंतु कोशिका के अंदर, पादप कोशिका के अंदर ये नहीं पाया जाता है। और इसका कार्य रहता है अपने शरीर के अंदर कोश, मतलब जो ये है अपने शरीर के अंदर कोशिका विभाजन का कार्य करती है। इसके बाद देखिए इसकी आकृति बेलनाकार होती है, सिलेंडर के समान। नेक्स्ट है लवक। तो जो प्लास्टिड होता है ये केवल पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसके बाद देखिए 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है अपर्णी लवक जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, एक होता है पर्णी लवक जो क्रोमोप्लास्ट होता है, और एक होता है हरित लवक जो कि क्लोरोप्लास्ट होता है। तो सबसे पहले देखिए अपर्णी लवक जिसका कोई भी रंग नहीं होता है, इसको ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। तो आपको पता है कि जो जहाँ जहाँ ल्यूको होगा उसे सफ़ेद से हम रिलेट करने वाले व्हाइट से। तो ये जो है खाद्य का संचय करता है, और ये सफ़ेद रंग का होता है, और ये अनाज और गेहूं में पाया जाता है। और पादपों में इसका संचय जो है स्टार्च या फिर मांड के रूप में होता है, और जंतुओं में खाद्य का संचय जो है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। क्या है, एक बार वापस देख लीजिएगा ल्यूकोप्लास्ट को। ये जो है खाद्य का संचय करता है, इसका रंग सफ़ेद होता है, अनाज गेहूं में ये पाया जाता है। और पादप में खाद्य का संचय स्टार्च या जिससे हम हिंदी में मांड कहते हैं इसके रूप में होता है, और जंतुओं में खाद्य का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। फिर देखिए पर्णी लवक। तो इसका रंग होता है, इसे पर्णी लवक कहते हैं। तो देखिए इसको कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। तो देखिए जो टमाटर है इसका लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, गाजर का नारंगी रंग ये बीटा कैरोटीन के कारण होता है, पीलिया का पीला रंग तो ये जो बिलीरुबिन होती है इसके कारण होता है, और मूत्र जो अपना यूरिन होता है, यूरिन इसका पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। लास्ट है इसका हरित लवक जो क्लोरोप्लास्ट है, ये इसका इंपॉर्टेंट भाग है। तो देखिए इसमें पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है। तो देखिए इसको स्पेशली हेडिंग डाल के लिखिएगा कि जो
हरित लवक है क्लोरोप्लास्ट, इसमें पर्णहरित पाया जाता है क्लोरोफिल, और इसी के अंदर एक धातु होती है जो होती है मैग्नीशियम धातु। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हरित लवक जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मैग्नीशियम धातु। फिर देखिए इसको पादपों में रसोई घर कहते हैं क्योंकि इसमें भोजन का निर्माण होता है, और किसके द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। इसके बाद देखिए नोट लगा के लिखिएगा कि पौधों में भोजन का निर्माण जो है, देखिए पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में जो है संपन्न होती है। नेक्स्ट है एक स्ट्रक्चर, आप इसे इजीली याद रख लीजिएगा। सबसे पहले होता है अपना शरीर मनुष्य, इसमें होती है कोशिका, कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक, केंद्रक में बहुत सारे गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है एक तो डीएनए और एक पाई जाती है हिस्टोन प्रोटीन। एग्जाम में पूछा जाता है कि हिस्टोन प्रोटीन जो गुणसूत्र है इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो देखिए इसके बाद देखिए डीएनए, इसका एक खंड होता है जीन, तो ये आप इसे अच्छे से याद रख लेना। इसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को अपन प्रैक्टिकली समझते हैं। तो देखिए एक तो इसमें इनपुट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जो पेड़ है इसकी जड़ से इनपुट होता है जल, जिसे हम H2O कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है ये होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और हरित लवक जो पर्णहरित होता है इन दोनों की उपस्थिति इसके लिए आवश्यक होती है। फिर देखिए आउटपुट के रूप में जो है यहाँ पर भोजन प्राप्त होता है जिसे ग्लूकोज कहते हैं, और ऑक्सीजन यहाँ से निकलती है। इसके बाद देखिए इसकी रिएक्शन जो होती है प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला जो है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो इसमें देखिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है क्लोरोफिल या सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्ट करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और 6 O2 इसमें निकलती हैं। तो इसमें देखिए जो ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड ये सरल अणु हैं जो कि एनाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं जो कि जटिल अणु है। इसके बाद देखिए जो प्रकाश संश्लेषण है इसमें ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन, ये प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है केमिकल एनर्जी में। इसके बाद देखिए नोट लगा के लिखना कि जो कल हमने श्वसन जो रेस्पिरेशन है इसकी प्रक्रिया समझी थी, तो जो श्वसन है जो रेस्पिरेशन है प्रकाश संश्लेषण इसका उल्टा होता है। जैसे देखिए अभी इसमें लास्ट में ग्लूकोज भोजन के रूप में प्राप्त हुआ था, जबकि जो श्वसन होता है इसमें ग्लूकोज जो है इसमें ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर कैटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड में टूट जाता है, और 36 ATP अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है नोट लगा के लिखना कि कौन से रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है और न्यूनतम होता है। तो सर्वाधिक तो होता है लाल रंग के प्रकाश में, और मिनिमम होता है हरे रंग के प्रकाश में। नेक्स्ट है स्वयंपोषी, तो स्वयंपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए पौधे जो प्लांट होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। जबकि जो विषमपोषी होते हैं जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे एग्जाम्पल पर देखिए कि मनुष्य जो है ये दूसरों पर डिपेंड होता है। केंद्रक, तो देखिए केंद्रक न्यूक्लियस जो है इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी। तो जो केंद्रक का अध्ययन है स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, इसको कैरियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है केंद्रक, तो केंद्रक का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कोशिका के अंदर, और इसको जब बाहर निकालेंगे तो इसके अंदर जो धागे नुमा संरचना होती है इसे क्रोमेटिन जाल कहा जाता है। और ये जो संरचना होती है धागेनुमा, इसके अंदर ये जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं गुणसूत्र। तो गुणसूत्र के अंदर भी देखिए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए, और क्रोमोसोम जो है इसके अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। इसके बाद देखिए डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटा हुआ रहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए जैसे ही एक धागे को अपन खींचेंगे तो ये इस तरीके से खींचने वाला है, और इसका जो क्रॉस पॉइंट होता है दोनों का मिलने वाला पॉइंट इसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम जो गुणसूत्र शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो वाल्डेयर के द्वारा गुणसूत्र शब्द दिया गया है। नेक्स्ट है मनुष्य, तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो टोटल 46 जो है गुणसूत्र होते हैं अपने शरीर के अंदर। तो इसमें देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं ऑटोसोम कायिक गुणसूत्र और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम जिसे एलोसोम कहा जाता है। तो हमारे शरीर में 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जो कि 44 गुणसूत्र हो जाते हैं। और इसके बाद देखिए एक होता है एलोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम है, इसके 1 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और 2 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। तो देखिए इसके अंदर नर जो मेल होते हैं इसमें XY गुणसूत्र होता है और मादा फीमेल के अंदर XX गुणसूत्र होता है। इसके बाद देखिए नोट लगा के लिखना है कि जो Y गुणसूत्र है ये नर और मादा का निर्धारण करता है, क्योंकि जहाँ पे नर होगा वहाँ पर X के साथ Y आने वाला है, और जहाँ पे मादा होंगी वहाँ पर X के साथ X ही आने वाला है। इसके बाद देखिए अपवाद में देखिए जो अंडाणु एंड शुक्राणु है इसमें केवल 23 गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए जो अंडाणु और शुक्राणु है
ये जब फर्टिलाइजेशन होता है, इनका निषेचन होता है, तो इससे भ्रूण बनता है जो कि 46 गुणसूत्र के साथ कंप्लीट हो जाता है एक पूर्ण मनुष्य के रूप में। इसके बाद देखिए, अगर इसमें मेल होगा या फीमेल होगा तो ये निर्धारित किया जाएगा वाई गुणसूत्र के द्वारा। नेक्स्ट है न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल ये दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और ये अधिकांश जीवों में आनुवांशिक पदार्थ होता है। और जो आरएनए है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ये रेट्रोवायरस में पाया जाता है। रेट्रोवायरस के अंदर जो है आनुवांशिक पदार्थ होता है। जो एड्स है इसका वायरस होता है एचआईवी, इसके अंदर जो है ये आरएनए एक आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको ये क्लास कैसी लगी है। और आपको जो है इस जो ब्रह्मास्त्र बैच है इसका पूरा रिवीजन यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, आपको डेली जो है इसका रिवीजन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इस क्लास की पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहां से जाके आप ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।